दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि विभागों से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव समेत कई अन्य मंत्री उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम का अभिनंदन करते हुए कहा कि पूर्ण कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का शिलान्यास 12 मई 2018 को हुआ था। ये काम कम समय में ही पूरा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अब और तेज होने लगी है। विधानसभा की चुनावी समर में कूदने के लिए सभी राजनीतिक दल जोरदार तैयारियों में लगे हुए हैं। अब बीजेपी भी बिहार के चुनावी माहौल में अपनी ताकत झोंकने जा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का दौर तेज हो गया है। 11 सितंबर यानी कि आज बीजेपी चीफ जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी चीफ जेपी नड्डा 12 सितंबर को दरभंगा भी जाएंगे। वहां वे मखाना उत्पादन से जुड़ी किसानों से बात भी करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देखकर बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया है। जी हां, पटना में तेज बारिश होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस का एक जवान अपना ड्यूटी पर तैनात रहा, जिसकी डीआईजी ने खूब सराहना की। पटना में कल दोपहर तेज बारिश होने लगी, जिसके बाद वहां ट्रैफिक पर असर पड़ने लगा, लेकिन लोगों को तकलीफ कम होने के लिए ट्रैफिक पुलिस का जवान तेज बारिश में खड़ा हुआ अपना काम करता रहा। यह मामला हसीनाबाद के गोलंबर का है। यहाँ पर अशोक कुमार पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बारिश में खड़े होकर काम करते हुए अशोक कुमार को ना तो खुद की तबीयत खराब होने की चिंता थी और न ही भीगने का डर। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिलेगी, इसका पता पार्टी के किसी भी नेता को नहीं है। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि समय आने पर सब स्पष्ट कर दिया जाएगा। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता इसे पार्टी की दुविधा बता रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन में शामिल घटक दल राजद के साथ गठबंधन करते हैं। गठबंधन में आने के बाद राजद कांग्रेस के हिस्से की सीटें काटकर साथ आने वाले घटक दलों को दे देता है। कांग्रेस की अपनी वास्तविक हिस्सेदारी भी नहीं मिलती है। बिहार में उद्योगों को लेकर एक बार फिर से निराश करने वाली खबर सामने आई है। उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन में 1 नंबर रहने के बाद भी बिहार में उद्योगों को लगाने का माहौल नहीं बन पाया है। यही कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार को 26वां स्थान मिला है, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्यों ने कहीं बेहतर माहौल के कारण अच्छा स्थान पाया है। पड़ोसी राज्य यानी कि झारखंड को 5वां स्थान मिला है, वही यूपी को दूसरा स्थान मिला है। बिहार पिछली बार 18वें स्थान पर था और इस बार प्रदर्शन और कम रहने के कारण 26वें स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है। जी हां, बिहार के 26वें स्थान पर आने से बिहार में उद्योग और व्यावसायिक संगठन काफी चिंतित है। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव के 65 साल की किसान चाची की गिनती देश के उन महिला कृषकों में होती है जिसने अपने लगन से न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसे हजारों महिलाओं का जीवन बदल दिया है। जी हां, 12 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर जाने वाले हैं। वे किसान चाची और 50 अन्य महिलाओं किसानों से उनके कृषि से जुड़े अनुभव सुनेंगे। किसान चाची ने सफलता का यह मुकाम वर्षों के संघर्ष से पाया है। एक वक्त था जब उनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। तब घर के लोग उन्हें राजकुमारी देवी के रूप में जानते थे। उन्होंने खुद खेती करना शुरू किया, इसके साथ ही अचार बनाने लगी। राजकुमारी देवी साइकिल से अचार बेचने बाजार जाने लगी, जो समाज को नामंजूर था। समाज ने उन्हें बहिष्कार कर दिया था। इन सब बाधाओं से राजकुमारी न डरी और एक कृषि कारोबारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, बाद में जो लोग उन्हें ताना देते थे वे अब सम्मान की नजरों से देखने लगे हैं। राज्यसभा में उपसभापति पद को लेकर एनडीए की ओर से जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सांसद मनोज झा के चुनावी मैदान में आ जाने से मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का होने के साथ ही इन दोनों का ही बिहारी बैकग्राउंड होना है। मनोज झा तो मूल रूप से बिहारी है और वे सहरसा क्षेत्र से आते हैं। वर्ष 2018 में वे बिहार से ही राज्यसभा के सांसद हैं। वही हरिवंश नारायण सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के हैं, लेकिन उनका जन्म बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा में हुआ था।
बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है कि वे इस बार तो तेजस्वी यादव को सीएम बना के ही रहेंगे। जी हां, अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि वे अब राजद की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने सीएम मान लिया है, बस चुनाव की औपचारिकता बची है। अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि वे इस बार राजद की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही अनंत सिंह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें जेल में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना को लेकर किसी भी कैदी की पेशी कोर्ट में नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पेशी के लिए बार बार बुलाया जाता है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार गरीबी में 26वें और भूख में 25वें स्थान पर है। इसके अलावा बेरोजगारी और शिक्षा में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर बिहार में बेरोजगारी को 46% से ऊपर पहुंचा दिया है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। बाढ़ और कोरोना ने आम जनजीवन को तबाह कर दिया है। आपदा के समय घरों से न निकलने वाले लोग अब अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश में नीतीश कुमार खुद को क्विंटलिया बाबा कहने में लगे हुए हैं। बेरोजगारी के कारण गरीबी और भूख से तड़प रही जनता के लिए इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। रोजगार के मुद्दे पर पप्पू यादव ने सरकार को आड़े हाथों में लिया है। उन्होंने कहा है कि आईटीआई के करीब 40 लाख बच्चे आज बेरोजगार हैं। प्रति वर्ष करीब 30 लाख बच्चे आईआईटी से निकलते हैं। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण साधने और चुनावी गोटी बिठाने में जुटी हुई है। राज्य की 243 सीटों वाली विधानसभा में करीब 4 दर्जन यानी कि 47 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटरों का न सिर्फ दबदबा है बल्कि वे उम्मीदवारों की हार जीत तय करते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक की है। जी हाँ, राज्य में 16% मुस्लिम आबादी और करीब 14% यादव वोटरों को राजद अपना वोट बैंक समझता है। इसी के सहारे लालू राबड़ी ने 15 वर्ष तक शासन किया है। अब लालू के लाल भी उसी वोट बैंक की बदौलत सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये राह आसान नहीं है। लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच गुरुवार को आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में रामा सिंह की एंट्री और तेजस्वी यादव के मनमाने रवैये से काफी समय से नाराज चल रहे थे। काफी दिनों से उनका मनोबल भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पटना एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह इस संबंध में खुद अपने हाथों से लालू प्रसाद को पत्र लिखकर सूचित किया है। आपको बता दें कि आरजेडी को अगली जाति में सबसे ज्यादा सपोर्ट राजपूत समाज से है और रघुवंश प्रसाद सिंह बड़े राजपूत नेता हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजद नेता बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। इसी के तहत बुधवार की देर रात 9 बजे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने घर में अपने दोनों पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ लाइट बंद करके लालटेन जलाई। राजद कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद करके लालटेन और मोमबत्तियां जलाई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में कोरोना संक्रमण के काल में घर लौटे लोगों को नीतीश सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि अब बिजली और एलईडी आ गई है तो लालटेन का क्या काम है, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए कि अब तो मिसाइल आ गई है, अब तीर का क्या काम है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बेरोजगार युवकों के जीवन में अंधेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब युवक के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वे आत्मनिर्भर कहां से बनेंगे। बिहार के सीट शेयरिंग में हो रही देरी से कांग्रेस नेता सदानंद सिंह दुखी है। बिहार क्रांति महासम्मेलन में सदानंद सिंह की पीड़ा अब साफ झलकने लगी है। उन्होंने कहा कि मैं कहते कहते थक गया, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। अब समय कहाँ है, लेट होने पर कौन सा उम्मीदवार सभी जगहों पर घूम पाएगा। सदानंद सिंह ने कहा कि 1 हफ्ते में सीट शेयरिंग का काम पूरा किया जाए। उन्होंने इशारों में आरजेडी को नसीहत दी है कि हमें महागठबंधन में कमजोर न समझा जाए। आला कमान से सदानंद सिंह ने अपील की है कि सीटों पर सम्मानजनक समझौता किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। कई पार्टियों के नेता उद्घाटन और शिलान्यास में लगे हुए हैं। दरभंगा से विधायक है संजय सरावगी। ये लगातार 4 बार से इस सीट से भाजपा के विधायक हैं। 9 सितंबर को संजय सरावगी एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था, जहां लोगों ने विधायक को घेर कर हाय हाय और कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए। सवालों से परेशान विधायक ने सवाल पूछ रहे युवकों से ही मोबाइल छीन लिया और उसे नसीहत देने लगे। वीडियो में देख सकते हैं कि सवालों का जवाब देते हुए विधायक मोबाइल छीनते हुए कहते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं और क्या करते हैं।
जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नीतीश कुमार से सीधा सवाल है कि वर्चुअल रैली में आप किस मुंह से उस पर सवाल उठाए हैं जिसका पांव पकड़कर सरकार बनाएं। पप्पू यादव ने कहा है कि सुशांत मामले में जिसने साजिश रची उसमें पीएम मोदी के करीबी लोग भी हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और चीन के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 साल में बिहार को इस हालात में लाने के लिए दोनों भाई जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा स्किल पर खर्च करेंगे। 6 महीने के अंदर लाखों छात्र को रोजगार नहीं दिया तो रिजाइन दे दूंगा। उन्होंने कहा है कि आईआईटी के करीब 40 लाख बच्चे आज बेरोजगार हैं। हर साल करीब 30 लाख बच्चे आईआईटी से निकलते हैं, उन्हें 2016 से 2020 तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस पर केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बिहार और भारत की सरकार ने जो कदम उठाए थे उसके पीछे उनकी मंशा सच्चाई जानने की नहीं बल्कि राजनीतिकरण करने की थी। बीजेपी की ओर से सुशांत सिंह केस पर पोस्टर जारी करने के सवाल पर एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत किया गया है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि जो कदम बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने उठाया था उसके पीछे मंशा जो थी वह सच्चाई जानने की नहीं थी बल्कि राजनीतिकरण थी। बिहार में नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली में बदलाव किया गया है। इसके लिए विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना भी प्रकाशित की है। इसके बारे में सभी नियोजित शिक्षकों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार सरकार ने शिक्षक सेवक और तालीमी मरकज के सेवा शर्त नियमावली में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। आदेश के मुताबिक कार्यरत शिक्षक सेवक और तालीमी मरकज की कार्यविधि सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक की होगी। साथ ही साथ एक सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 1 साल में 16 दिन छुट्टी दी जाएगी। बिहार में उद्योग लगाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार राज्य के उद्योग लगाने वाले लोगों को आधी कीमत पर जमीन देने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां, इसके लिए नीतीश सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद राज्य में बियाडा की जमीन अब 50% तक सस्ती होगी। इससे लोगों को उद्योग लगाना और भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपको किसी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। जी हां, आप घर बैठे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको सिर्फ एक कॉल करना है। मिली जानकारी के मुताबिक UIDAI ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसकी बदौलत आप अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कर सकते हैं। अब कोई भी यूजर अपने मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर 14546 डायल करके अपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस नंबर को डायल करने पर सबसे पहले आपसे हिंदी या इंग्लिश से सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर पूछा जाएगा। यहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आएगा। इस पासवर्ड को फिर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। कोरोना महामारी के कारण भारत में चलने वाली ट्रेनें कुछ समय के लिए बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे चलाया जा रहा है। कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे पर अब कंफर्म टिकट देगी। जी हां, खबर के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने 12 सितंबर यानी कि आज से चलने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के साथ ही क्लोन ट्रेनों को चलाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे वर्तमान में चल रही सभी ट्रेनों की निगरानी करेगा और इस बात का पता लगाएंगे कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट ज्यादा लंबी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा है कि हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की एक और क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सके। दुनिया जानलेवा कोरोना महामारी के भयंकर दौर से गुजर रही है। दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 2 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में 2,86,000 नए मामले सामने आए हैं। ये पूरी दुनिया में आए हैं और 6,199 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्ड लिमिटेड के अनुसार दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 9,07,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ, वहीं 2 करोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में 70 लाख एक्टिव केस हैं, यानी कि फिलहाल 70 लाख लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार में लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों की विधानसभा सीट हाल ही में खाली हुई 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावना ज्यादा प्रबल है। हालांकि मौजूदा राज्यसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को हुआ था। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। बिहार में जारी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने स्वर्ण समुदाय को अभी से ही साधने की कोशिश की है। जी हां, पार्टी के सांसद ने दावा किया है कि इस बार बिहार के चुनाव में राजद हर जाति के उम्मीदवारों को उचित रूप से प्रतिनिधित्व देते हुए टिकट देगा। राजद के राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह ने दावा करते हुए कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में राजद भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कार्यस्थ जैसे उच्च वर्ग को कम से कम 30 सीट देगा। भारतीय रेल आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए अगले माह से कुछ और विशेष ट्रेन चला सकता है। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। इसमें छोटी और लंबी दूरी दोनों तरह की ट्रेनें शामिल है। इनके लिए विभिन्न जोन से सुझाव लिए जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे फिलहाल अनारक्षित ट्रेनों का संचालन नहीं कर रहा है। पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन और सभी तरह के सुरक्षित एहतियात बरतने के साथ ही केवल आरक्षित श्रेणियों की ट्रेनों का ही परिचालन किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार अभी कुछ महीने तक ही इसी तरीके से सुरक्षा इंतजामों का रेलवे में सख्ती से पालन किया जाएगा। रेलवे ने हाल ही में 12 सितंबर से 80 और विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़कर 310 हो जाएगी। साथ ही यात्रियों की भीड़ वाली ट्रेनों में राहत देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर ली है। कोरोना काल के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की चीजों के बाद अब सब्जियों की कीमतों में भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। रिटेल में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकने वाली प्याज की कीमतें अब 35 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि आलू के बाद अब प्याज की कीमतों में भी तेजी आ रही है। इसकी वजह है प्याज की फसल का खराब होना। दरअसल कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उत्तर भारत समेत कई इलाकों में आवक घट गई है। हालांकि अगले 15 दिन तक प्याज की कीमतों में कमी की उम्मीद नहीं है। बेरोजगारी के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट तक लालू परिवार ने लालटेन जलाया। तेजस्वी के आह्वान पर राज्य भर में बेरोजगार युवकों ने दिया, मोमबत्ती और लालटेन जलाकर रोजगार देने की मांग की। बेरोजगारी के खिलाफ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव के समर्थन करते हुए अपने आवास पर दीप जलाए। मुकेश सहनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस दीप से प्रकाश निकल रहा है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आए, ताकि केवल बिहार से ही नहीं बल्कि देश भर से बेरोजगारों का खात्मा हो सके। मुकेश सहनी ने निजीकरण को रोकने पर भी अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार रात 9 बजे 9 मिनट के कार्यक्रम की सफलता का दावा किया है। उन्होंने युवाओं की ओर से बेरोजगारी पर आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि युवाओं को लादे हुए मुद्दे नहीं चाहिए, उन्होंने अपना मुद्दा चुन लिया है। युवा जाति धर्म से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी रोजगार की बातचीत कर रहे हैं। कल बेरोजगारी को लेकर हुए कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। आप सबको क्रांतिकारी सलाम और बारंबार धन्यवाद। चीन सीमा पर तनाव के बीच आज भारतीय वायुसेना में राफेल की एंट्री हो गई है। जी हां, आ रही जानकारी के मुताबिक आज से भारतीय वायुसेना किसी भी युद्ध या मिशन में राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। राफेल के वायुसेना में शामिल होने से दुश्मनों में खलबली मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई है। ये विमान युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है तथा युद्ध में दुश्मनों को तबाह कर सकता है। इस फाइटर जेट से सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है, क्योंकि इस राफेल से भारतीय वायुसेना की ताकत दुगुनी हो गई है। दोस्तों, आज का न्यूज बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।